नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। जो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वो उष्मा है। ठीक है, आज हम उष्मा के बारे में पढ़ेंगे। उष्मा होता है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हमको बता दें कि सबसे पहले आपको देखा होगा कि हमको ठंडी के दिन में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। उसके लिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र क्या करते हैं कि जो हमें गर्मी का महसूस कराते हैं, जैसे हमें ठंडी से बचाने का काम। आपको पता है कि ऊनी वस्त्र होते हैं बने किस चीज़ के होते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं ऊनी रेशों से बनाए जाते हैं। क्या कहते हैं रेशों से। आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जो सूती वस्त्र होते हैं पादप रेशों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र जो होते हैं क्या बनाया जाता है, पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम आपको पता है शीतकाल या ठंडी के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जो हमें क्या करते हैं गर्म रखते हैं। क्या करते हैं हमें गर्म रखाते हैं। और जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है तो क्या करता है हम हल्के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही हम गर्मी पड़ती है तो सूती वस्त्र पहनते हैं, पर गर्म वाले सूती वस्त्र पहनते हैं, जो क्या कहते हैं हमें ठंडी से बचाते हैं। और जैसे ही मौसम गर्मी का थोड़ा गर्म होने लगता है तो हम हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं, जो क्या करते हैं हमें ठंडे का अनुभव कराते हैं। आप ये भी जानने के लिए आवश्यक उत्सुक होंगे बच्चों, किसी भी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र की हमें क्या आवश्यकता होती है, क्यों उपयुक्त होती है। आपको बता दें शीतकाल में सर्दियों के दिनों में आप घर के अंदर भी ठंडा का अनुभव करते हैं। क्या करता है जितने शीतकाल का मौसम जिस ठंडी का मौसम आता है तो हम घर के अंदर भी रहते हैं तो हमें ठंडा लगता है। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव होता है। जैसे ही आप बाहर जाते हैं थोड़ा धूप में जाते हैं तो क्या होता है हमें गर्मी का अनुभव होता है। आपको इसी तरह ग्रीष्मकाल आपको पता है जैसे ही गर्मी के दिन आती है, गर्मी के दिन में आपको बता दें कि आप घर के अंदर भी क्या गर्मी का अनुभव करते हैं। जैसे ठंडी के दिन में हम घर के अंदर रहते हैं तभी भी हमको ठंडी लगती है। जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं तो घर के अंदर भी हम रहें तभी भी हमको गर्मी का अनुभव होता है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है कोई वस्तु क्या ठंडी है, कैसे हमें पता चलता है बच्चों कि हमें ये कैसे जान पाते हैं, जहाँ समझ लेते हैं कि कोई वस्तु गर्म है कोई वस्तु क्या ठंडी है। हमें कैसे पता चल लगता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि कोई वस्तु कितनी ठंड की होती है, कोई वस्तु इतनी गर्म क्यों होती है, इसका अनुभव हमें कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है गर्म तथा ठंडा। अगला टॉपिक है गर्म तथा ठंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो गर्म तथा ठंडा के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। जैसे आपको बता दें कि हम ऐसे बहुत सी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म, आपको पता है इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती है और कुछ क्या ठंडी होती है। आपको बताते जैसे ही चाय गर्म होता है और बर्फ क्या ठंडी होती है। आपको बताते हैं हमारे दैनिक जीवन में जैसे हम चाय को गर्म देखते हैं और घर को क्या ठंडी देखते हैं। आपको बता दें साड़ी में 1.3 में दिखाया गया है कि सामान्य वस्तुओं को सूची बनाना है। क्या होता है सामान्य वस्तुओं को सूची बनाना है। ठीक है, इस सूची में कुछ नाम जोड़िए। आपको बता दें इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी रूप से चिन्हित करना है। कौन सा वस्तु ठंडी है कौन सा वस्तु क्या गर्म है। हम देखते हैं कोई बच्चों की कोई वस्तु बहुत ठंडी जबकि कोई वस्तु बहुत गर्म होती है। आप भी ये जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा बहुत ठंड होती है। आपको बता दें कि आप परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं न छुए। आपको सलाह दिया जाता है बच्चों कि आप बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुए। जैसे मोमबत्ती की ज्वाला तथा स्टोव को छूते समय सतर्क रहें। आपको बता दें जैसे मोमबत्ती जल रहा हो और चाहे स्टोव जल रहा है तो उसको संपर्क में आने से बचे। ठीक है, जैसे बच्चों दिखाया गया है कि आपको इसमें से छांटना है ये वस्तु को, कौन सी वस्तु ज़्यादा ठंडी है कौन सी वस्तु कुछ ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इनको छांटकर इसमें लिखना है। ठीक है, टिक लगाना है सही है गलत है। ठीक है, वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। वो बता दें कोई दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। बहुत सी वस्तु होती है जो इस वस्तु की तुलना में अधिक गर्म होती है जबकि दूसरी वस्तु की तुलना में बहुत ठंडी होती है। हम यह कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। हम इसका पता वस्तुओं के स्पर्श करके लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु बहुत अधिक गर्म है
कोई वस्तु बहुत अधिक ठंडी है, इसको हम कैसे पता करते हैं? इसको हम पता करने के लिए उसको टच करते हैं, छू कर लेते हैं, स्पर्श कर देखते हैं कि परंतु यह हमारे स्पर्श इंद्रियों को विश्वसनीय है। जैसे ही हमें पता चलता है ये वस्तु, हम उसको छू कर पता करते हैं, छू कर पता करते हैं कि ये वस्तु क्या गर्म है और ठंडी है। इससे हमको अनुभव होता है कि ये वस्तु गर्म है और ठंडी है। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि 3 पात्रों में पानी तथा ताप का अनुभव कराना है। ठीक है, आपको बता दें 3 पात्र है तथा 3 बर्तन लीजिए ए बी सी। ठीक है, इसे नामांकित करना है। ठीक है, पात्र ए में ठंडा पानी क्या डाला है? इसमें पात्र ए में ठंडा पानी डाला है। जब ठंडा पानी, पात्र बी में गर्म पानी लीजिए, तो कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी पात्र सी में मिलाइए। ठीक है, कुछ गर्म तथा ठंडा पानी सी में मिलाइए। अपने बाएं हाथ, आपको अपने बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को क्या करना है? बी में डालना है। आपको दोनों हाथों को, दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को पात्र ए में, दाहिने हाथ को पात्र बी में डालना है और दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट क्या करना है बच्चों? दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट पात्रों में डुबो कर रखना है। 2 से 3 मिनट पात्रों को क्या डुबो कर रखना है? पात्रों में डुबो लीजिए, रखिए और आप दोनों हाथों को एक पात्र सी में डुबोइए। दोनों हाथों को एक पात्र सी में डुबाइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी कितना गर्म न हो कि आप हाथ डाल ना पाए। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है। मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में जो होता है पानी गर्म है, तथा दाहिना हाथ पानी, उसी पानी को ठंडा बताता है। पानी को ठंडा बताता है। यह निष्कर्ष क्यों निकलता है? क्योंकि बुझो कहता है कि जो मेरा बायां हाथ है, बुझो प्रैक्टिकल करके देखता है कि बुझो मेरा बायां हाथ क्या होता है? मगसी में पानी गर्म है, लेकिन दाहिना हाथ क्या होता है? दाहिना हाथ बताता है कि पानी ठंडा है। ठीक है, बुझो का उलझन दर्शाती है कि एक नीचे करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। हम अपने स्पर्श इंद्रिय से विश्वसनीय नहीं कर सकते हैं कि यह हमें कभी धोखा भी दे सकती है। कोई वस्तु हम उसको छू कर ही महसूस नहीं कर सकते, स्पर्श इंद्रिय से उसका महसूस नहीं करते, कोई भी हमें क्या करते, धोखा दे सकती है कि वो कोई वस्तु ज़्यादा गर्म या ठंडी है। ठीक है, तब हम यह कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु को सड़ता है तो गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। बता दें किसी वस्तु की उसरता क्या होती है? विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। तब हम कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। आपको बता दें ताप को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। किसी वस्तु को कैसे नापे कि उस वस्तु की जो ताप है, ताप मापने के लिए हम की जाने वाली उपयोग में युक्ति को थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। ठीक है, अब हम थर्मामीटर ऐसा यंत्र है कि जिससे हम किसी वस्तु को ताप को नाप सकते हैं कि इतना टेम्परेचर पर यह वस्तु गर्म है। ठीक है, यह वस्तु ठंडी है। ठीक है, तापमान, अगला टॉपिक हमारा ताप का मापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या आपने कोई तापमापी देखा? क्या आप कभी कोई तापमापी देखा, थर्मामीटर देखा? क्या आप कोई तापमापी या थर्मामीटर देखे? याद कीजिए कि जब कभी आपको आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर तथा थर्मामीटर से मापा जाता है। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर आपको एक सुई की जैसे होता है जो मुंह में डालता है। ठीक है, मुंह में डालता है, उसको बाद देखते हैं कि वो थर्मामीटर या तापमापी से मापा जाता है कि कितना टेम्परेचर बुखार है। ठीक है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं। जैसे आपको बुखार होता है तो बुखार डॉक्टर की अगर आपके अंदर डाल देता है थर्मामीटर, उससे आपके शरीर का ताप को मापता है, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। आपको थर्मामीटर लेना है, उसको हाथ में पकड़ना और ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए तो डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र से दर्शाया गया अनुसार दिखाई देता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर ऐसे ही थर्मामीटर होता है। अब कभी बुखार होता होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसे ही थर्मामीटर आपको मुंह में डाल दिया जाता है। ठीक है,
डक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यासी कांच की नली होती है। क्या थर्मामीटर कैसा होता है? डक्टरी थर्मामीटर एक लंबी होती है, बारीक तथा एक एक समान व्यासी कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। इसके एक सिरे पे कदम बल्ब लगता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब में क्या होता है? पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक चमकीली धारी दिखाई देती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए, तब तक कि आपको उसके धारी दिखाई न दे। क्या करना? अगर थर्मामीटर में पारे की धारी न दिखाई दे तो क्या करना? थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए इधर उधर, ताकि जब तक कि उसमें आपको धारी दिखाई न देने लगे। ठीक है, थर्मामीटर को घुमाइए जब तक कि आपको उस पर धारी दिखाई न दे। थर्मामीटर को आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि ताप मापने का एक स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सी द्वारा दर्शाते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि बुझो भी दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाया गया कि दो मापक्रमों में से वो किसे पढ़े। वो दो मापक्रमों में से वो किसे पढ़े? पहेली ने बताया कि भारत में हमें सेल्सियस स्केल को अपनाया है। भारत ने हमें सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इस स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल पर, जिसका परिसर होता है 94 से 108 डिग्री सेल्सियस तक, इससे पहले प्रयोग किया जाता था। आपको बता दें, जो हमारा थर्मामीटर उसको हम सेल्सियस में पता, लेकिन जैसे हम ताप को सेल्सियस में नापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि डक्टरी थर्मामीटर से हमें 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री आपको बता दें कि डक्टरी थर्मामीटर जो होता है उससे हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की ताप को माप सकते हैं। अभी तक हमने थर्मामीटर के बारे में पढ़े। अब हम देखेंगे थर्मामीटर से ताप मापना कैसे करते, ताप को कैसे मापते हैं। ठीक है, मापते हैं। ठीक है, आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इन्हें थर्मामीटर से ताप मापने से पहले देखेंगे कि पहले थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले इसे की दो बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करना है। किन्हीं दो चिन्हों के बीच के भागों की संख्या छोटे छिद्रों द्वारा दर्शाया गया। आपको बता दें, किन्हीं दो चिन्हों के बीच के भागों की संख्या को छोटे छिद्रों द्वारा दर्शाया गया है। आपको नोट करना है। क्या करना है? नोट करना। मान लीजिए कि दो बड़े जो चिन्ह हैं के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। दो बड़े चिन्ह के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। इन चिन्हों के बीच 5 भाग होते हैं। क्या होते हैं? इन दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। इन चिन्हों के बीच में 5 भाग होते हैं तथा एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, सेल्सियस होता है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। क्या करना? पहले उसको यूज करने से पहले बच्चों थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित होता है। जैसे धोने के लिए आपको रोगाणुरोधक जो बैक्टीरिया वायरस को रोकने के काम करते रोगाणुरोधक घोल कहते हैं, उस घोल में क्या था सुरक्षित प्रकार धो लीजिए। अब इसे अपने हाथ से कस कर पकड़िए और इसे झटके दीजिए। आपको कस कर पकड़ना, उसको झटका भी देना है। झटके देने से सारे पारे का तल नीचे आ जाएगा। जो पारा होता है ऊपर चढ़े तो नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। अब सुनिश्चित करना है कि जो पारा होता है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। और अब वो क्या करना है, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसको अपनी जीभ के नीचे रखिए। आपको जीभ के नीचे रखना है। एक मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकाले, उसका पाठ्यांक नोट करिए। अब हम जैसे ही थर्मामीटर को अपनी जीभ के अंदर रखते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, बाहर निकाले 1 मिनट के बाद, और उसका पाठ्यांक कितना पे है यह
आपके शरीर के ताप को बताता है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस में व्यक्त उपकरण टेम्परेचर को कभी भी सदैव डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, आपने अपने आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बता दें बच्चों, जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया जाता है। ताप को क्या इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया जाता है। अब पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। अब सहेली को जो पहेली है वो अपने शरीर के क्या टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नापती है, जिससे वो चिंतित थी कि क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों को भी कम से कम 10 शरीर का ताप मापना है। क्या करना है बच्चों, आपको थर्मामीटर लेना है। आपके जितने भी फ्रेंड है उनका शरीर का क्या बॉडी टेम्परेचर को नापना है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी क्या होती है। पहले थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उपयोगी के पश्चात उसको धोना चाहिए। धोने के लिए प्रतिरोधक एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा होता है। ठीक अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले जो पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। ठोस वस्तु को से टकराने या टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। आपको बता दें कि सभी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर एक समान होगी, 37 डिग्री सेल्सियस होगी। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। 37 डिग्री सेल्सियस यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि आपकी बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही मिले। कभी अधिक भी हो सकता है, कभी कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिससे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। यह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशाल समूहों के शरीर का औसत ताप होता है। जो स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का जो औसत ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जिसको बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। बुझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया है कि वो डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का तापमान मापना चाहता है। बता दें कि बुझो सोचता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर के सहायता से हम दूध का तापमान मापना चाह रहे हैं। तो पहली ने उसका ऐसा करने से रोक दिया। क्योंकि पहली ने उसको ऐसा करने से क्यों रोका, बता दें कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने से छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज सिर्फ मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है, अन्य वस्तुओं का ताप मापने के लिए नहीं किया जाता है। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। थर्मामीटर क्या होता है, धूप तथा आग से बचाना पड़ता है। ऐसे करने से यह टूट सकता है। ऐसे करने से डॉक्टरी थर्मामीटर का टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है केवल बच्चों मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 47 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बताते हैं जो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होता। यही कारण है कि इससे थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानव शरीर का तापमान सामान्य कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस से कम 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। इसीलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर होता है क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री के बीच में रखा गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में पढ़े। अब हम प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए एक अन्य तापमापी काम में लाते हैं। अन्य थर्मामीटर का काम में लाते हैं। ऐसा तापमापी प्रयोगशाला तापमापी का कहते हैं। ठीक है, आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस अध्याय में इसे ध्यान से देखिए कि इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट करना होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर लगभग प्राय -10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
आपको बता दें, जो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर था वो 35 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका परिसर कितना होता है, 10 - 10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस के तक होता है। देखिए फिगर में प्रयोगशाला तापमापी दिखाया गया है, ठीक है। चित्र 3.4 में आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था कि ठीक इसी प्रकार इस तापमापी को भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किए जाते हैं। आपको विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी यूज होते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है, आपको बता दें, जो मौसम की रिपोर्ट बताता है, रिपोर्ट में दिए गए जो अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए हम किस तापमापी का उपयोग करते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी का थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि अब देखेंगे कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया। अब तो हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करना सीखे, अब हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करना कैसे सीखते हैं, चलिए सीखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान मापना। जैसे किसी भी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लेना। क्या कहता है, अपने हैंड पाइप से थोड़ा सा जल लीजिए, ठीक है। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए, उसका बल्ब तो जल में डूबा है, ठीक है। किसी भी तापमापी को जल इस प्रकार डुबेगा, जो उसका बल्ब होता है वो जल में डूबा रहे, ठीक है, लेकिन वो बर्तन के तली तथा दीवारों को स्पर्श न करे। जल में डूबा रहे और फिर ऐसे डूबा रहे कि जिसमें वो बर्तन की तली को टच न करे और वो दीवारों को भी टच न करे, ठीक है। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर सीधा रखते हुए इसे पारे के तल की गति को देखिए, ठीक है। देखिए तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर न हो जाए। जो नली है, जो उसमें पारा हो, हिलता डुलता न हो, स्थिर हो जाए, तब तक देखना है। तापमापी का पाठ्यांक नोट करना है, ठीक है। इस समय जल का ताप क्या है, ठीक है। आपको बता दें, कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या करना है, कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा जल के जो ताप की तुलना करना है। क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं हैं तथा कुछ संभव कारण हो और चर्चा करना। क्या करना है, जो सभी लोग को मापना है बच्चों आप लोग को टेम्परेचर, जल का तापमान, और क्या करना है, इन मापों को कुछ विभिन्नताएं तथा कुछ संभव कारणों पर चर्चा करना, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों को अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियों के में बरतनी जानी चाहिए। जो प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियों के में बरती जानी चाहिए। बता दें, तापमापी का ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखा जाता है प्रयोगशाला तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमान है। आपको बता दें, जो तापमापी का जो बल्ब होता है उस चारों ओर से घिरा होना चाहिए उस पदार्थ से जिसका तापमान मापना है, ठीक है। बल्ब बर्तन की दीवारों को न छुए, ठीक है। बूझो क्या करता है कि बूझो अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वह भी उलझन में है कि वह प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। लेकिन बूझो तो समझ गया है कि जो उच्च ताप को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह भी उलझन में कि जो प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आपको बताते क्रियाकलाप करते हैं, किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए। क्या करना है, किसी मग में थोड़ा सा गर्म जल लेना है बच्चों। तापमापी के बल्ब को जल में डुबाना है। क्या करना है, जो तापमापी प्रयोगशाला में उसको जल में डुबाना है। पारे के तल स्थिर होने तक प्रतीक्षा करना है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तब नोट करना है, ठीक है। अब तापमापी को जल से बाहर निकालना है। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है।
आप क्या देखते हैं कि जैसे ही तापमापी जल से बाहर निकालते हैं, जैसे तापमापी को हम जल से बाहर निकालते हैं, पारा का तप गिरने लगती है। जैसे ही हम तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तप गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या तथा ठोस उस वस्तु में रखा जाए। जब उसका बल्ब जल या ठोस उस वस्तु में रखा जाए जिसका तापमान मापा है। ठीक है, स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय उसका पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता था। स्मरण याद होगा कि बच्चों कि जैसे ही डॉक्टर आपके पास आपको बुखार होता है तो जाते होंगे तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर जैसे ही आपको मुंह में डालते थे, कई उससे पता चलता है कि आपको किस टेम्परेचर, कितने लेवल का बुखार हुआ है, कितने टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर है। उसको जैसे ही थर्मामीटर को बाहर निकालते हुए तो हम जान पाते हैं। आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, मुझे अपना थर्मामीटर शरीर बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का यूज कर सकता है, लेकिन वो प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं माना जाता। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए तो प्रयोगशाला तापमापी सुविधाजनक नहीं माना जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं ले जाता है। आपको बता दें, डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है मुंह से बाहर निकालने पर जो उसमें पारा होता है थर्मामीटर, वो ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का देखिए, और क्या आप बल्ब के पास कोई भी बिंभक या किंक देखते हैं। जैसे यह दिखाया गया फिगर में, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक बिंभक होता है। क्या होता है, बिंभक होता है। क्या बिंभक का क्या लाभ होता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर उसमें बिंभक होता है। बिंभक का क्या लाभ होता है, यह पारे के तल को अपने आप से नीचे गिरने से रोकता है। क्या कहता है, जो पारा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, उसको पारे के तल को क्या कहते हैं, नीचे गिरने से क्या रोकता है। ठीक है, अब बूझो क्या सोचता है, मुझे यह जानना चाहने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता जाता है। अब देखिए, जैसे ही बूझो सोचता है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो उस पारे के तल पर परिवर्तन क्यों होता है, उसके बारे में बूझो सोच। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं दी है। आपको बता दें, जो तापमापी में आपको जो पारा का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। क्या विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। क्या है, पारा एक बहुत विषैला पदार्थ होता है, जो तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। आपको बता दें, आज के ज़माने में जो डिजिटल तापमापी होता है उसमें क्या होता है, पारा का यूज नहीं होता, लेकिन जो पहले के ज़माने में थर्मामीटर होता था उसमें पारा का यूज होता था। अब हमारा अगला टॉपिक ऊष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, जैसे ही किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वो तप्त हो जाता है और इसका कार्य एक ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जैसे ही हम अपने देखा होगा, जैसे ही हम घर में खाना बनाते हैं तो जैसे सब्जी बनाने से पहले हम कढ़ाई को गर्म करते हैं तो कढ़ाई को जैसे ही हम उसको गैस पर रखते हैं तो कढ़ाई धीरे धीरे गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण जो ऊष्मा होता है वो ज्वाला से क्या होता है, बर्तन में चली जाती है। क्या है, जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा जो ज्वाला से बर्तन में चली जाती है। ठीक है, जब बर्तन को ज्वाले से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो। जैसे ही हम कोई बर्तन में खाना बनाने से पहले बर्तन को गैस पे रखते हैं तो गैस पर जैसे ही गैस का फ्लेम हम चलाते हैं तो क्या होता है, जो ज्वाला होती है ज्वाला से क्या होता है, ऊष्मा बर्तन में चली जाती है। बर्तन क्या धीरे धीरे गर्म हो जाता है। जैसे ही हमारा खाना पक जाता है तो हम बर्तन को क्या करते हैं, जो खाना बनने वाला खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसको हम गैस से हटा लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है उसके बारे में जाने थे। क्या बताए, ऊष्मा बर्तन में परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। क्या होती है, ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर क्या स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आपको बता दें कि ऊष्मा
अब दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आपको बता दें, वास्तव में जो ऊष्मा होती है सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहेली जानना चाहती है कि क्या इसका अर्थ यह है कि यदि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा हस्तांतरित नहीं होगी। पहेली जानना चाहती है कि यदि दो वस्तुओं का जो ताप है वो समान हो तो क्या ऊष्मा हस्तांतरित होगी। ऊष्मा ऊष्मा किस प्रकार हस्तांतरित होती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ऊष्मा किस प्रकार हस्तांतरित होती है इसकी बारे खोज करते हैं। पहले हम इसको आगे पढ़ने से पहले क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे एल्युमिनियम या लोहे की जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लेना है। आपको बताते हैं कि लोहे तथा एल्युमिनियम की एक धातु जैसी चपटी लेना है। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। क्या करना है, मोम को छोटे छोटे टुकड़े चिपकाना है। यह टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। क्या करना है, मोम का छोटे छोटे टुकड़े लेना और समान दूरी पर चिपकाना है। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। ठीक है, प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों से के बीच में दबा कर रख सकते हैं। ठीक है, अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखना है। क्या दूसरे सिरे को गर्म करना और ध्यानपूर्वक क्या करना देखना है। देखिए फिगर में दिखाया गया है कि दो ईंटों के बीच में एक लोहे की धातु की पट्टी लेना है, उसको कस कर बांध देना है, चाहे रख दबा देना है। और क्या करना है, उसको मोमबत्ती से क्या करना है, मोम के टुकड़ों को क्या क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आराम कर देते, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले आराम होता है, सबसे पहले गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर हस्तांतरित हो सकती है। आपको बात सोचते हैं, जैसे ही आपको पता है पट्टी पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए थे। अगर जो ज्वाला क्या होता है, क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु से गर्म ठंडे। क्या आप सोचेंगे कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है। जैसे आपको पता है कि जैसे हम पट्टी पर लोहे की पट्टी पर थोड़ा थोड़ा मोम की जो मुद्दे चिपकाए थे, मोम की जो लेयर चिपकाए थे, वह प्रक्रम जैसे उसमें किसी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है, चालन कहलाती है। चालन कहते हैं आपको वो प्रक्रम जिसमें उसमें किसी गर्म वस्तु से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है, उसे कहते हैं चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा पराचालन के प्रक्रम से हस्तांतरित होता है। ठोसों में जो पदार्थ ठोस होगा, जो उसमें होगा, जो ऊष्मा संचालन होगा, वो किस प्रक्रम द्वारा संचालन द्वारा प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित होगा, चालन प्रक्रम द्वारा क्या हस्तांतरित होगा। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा चालन आसानी से हो सकता है। सभी पदार्थों में जो ऊष्मा का चालन है आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थे लगी होती है। आपको देखा होगा कि जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं बच्चों, प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं जिससे हम पकड़ते हैं, जिससे आसानी से हम पकड़ के उठा सकते हैं, कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़ कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। अगर आपको बता दें, जो प्लास्टिक या लकड़ी जो हत्थी लगी होती है, अगर वो न हो बर्तन में, तो हम किसी बर्तन को उठाएंगे तो हमारा हाथ जल जाता है। बर्तन तो जलता है, हाथ ही जल जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप 7.3.7 में देखते हैं, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लेना है। क्या करना बच्चों, आपको किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात की चम्मच या प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल या विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाना है। क्या करना, एक छोटा सा बर्तन लेना है, बर्तन या बीकर में गर्म पानी लेना है। आपको क्या करना, कुछ वस्तु जैसे इस्पात की चम्मच, प्लास्टिक या स्केल, पेंसिल या विभाजनी लेना। उन वस्तुओं को एक सिरे को गर्म पानी में क्या डुबोना है। कुछ देर प्रतीक्षा करना, उसके पश्चात दूसरे सिरे को छू कर देखना है। अपरेक्षण, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें
ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक। जैसे आपको चालक और कुचालक में देख समझ गए होंगे बच्चों। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसमें उससे हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर होते हैं। जैसे और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वो कहते हैं कुचालक होते हैं। लकड़ी क्या है? वो लकड़ी क्या है? ऊष्मा का कुचालक होते हैं, क्योंकि उससे ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी होते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी कहते हैं। ठीक है, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण कैसे होता है ये इसका पता लगाते हैं।